नमस्कार। मैं रोशन हूँ। नमस्कार। मेरे नमस्कार। साथ हैं डॉक्टर वीके बहुगुणा जी। बहुगुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो इस चैनल में दोबारा मेरे को मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद। बहुगुणा भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहे हैं। भारत सरकार में पर्यावरण मंत्रालय में डीजी रहे हैं और त्रिपुरा सरकार से प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं। और आपका जो मुख्य काम है वो था पर्यावरण से संबंधित। क्योंकि अभी दिल्ली में 10 साल और 15 साल की कारों को बैन करने को लेकर बड़ा विवाद चला था। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, पर्यावरण के मानक बदल गए हैं, तो ऐसे में गाड़ियों को क्यों 10 साल और 15 साल में रिटायर किया जाए। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे डॉक्टर बीके बहुगुणा जी। बहुगुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मुझे इस चैनल में आमंत्रित करने को जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सवाल तो मेरा आपसे यही है कि, और जब हमने पिछली बार आपसे बात की थी तो आपने बताया था कि एक कार को बनाने में करीबन 40 मिनरल्स लगते हैं। तो हम यहाँ जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण को खत्म करने के लिए, यानी एक पर्यावरण को बनाने के लिए दूसरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें जो दिल्ली में भी विवाद हो, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा तो स्पष्ट कहना है कि सरकारों में क्या हो रहा है कि बिना सोचे समझे आप निर्णय लेते हो। दूर दूरदृष्टि की टोटल एब्सेंस है। अब आप देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि 15 साल और 10 साल की गाड़ियों को अगर आप इस तरह से बाहर करोगे, बिना ये जांचे हुए कि कौन सी गाड़ी कितना प्रदूषण करती है। देखिए, जो भारत सिक्स जो आया है, भारत सिक्स वाला, उसमें 1 ग्राम पर किलोमीटर का ही इमिशन होता है, बिल्कुल। अगर आपकी सारी गाड़ियां भारत से। हाँ। दूसरे मैं ये कहता हूं कि आप देखिए, अभी 1 करोड़ 1.5 करोड़, मेरे ख्याल से 1 करोड़ 22 लाख जो है, 1.5 साल पहले यहाँ दिल्ली में गाड़ियां, टोटल व्हीकल जो है, स्कूटर सहित जो है, इतने इतने रजिस्टर्ड थी। जी। अब आप ये देखिए कि कारों की जहां तक बात है, जो 2.5 जो आपका पोल्यूशन का जो मानक है, वो लगभग 28% जो है आपके दिल्ली की जो पॉल्यूशन कमेटी है या अदर रिपोर्ट कहती हैं कि जो व्हीकुलर पॉल्यूशन जो है 28% है, और 22% जो है वो धूल से है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है। अब उस 28% में जो व्हीकुलर है, उसमें 9% जो है वो ट्रकों का है, अनदर 7-8% जो है टू व्हीलर का है। इस तरह से आपका जो कारों का जो पॉल्यूशन है वो 3% है। अब उस 3% में आप देखिए कि आपकी जो मॉनिटरिंग है वो तो होती नहीं है। अभी जो नई नई कारें जो आ रही हैं, जो क्या ये जो नई कार जो आ रही हैं, अगर उनको टैक्सी में चलाया जा रहा है और वो ठीक समय पे उसकी सर्विसिंग नहीं करते हैं, तो उसका भी पॉल्यूशन जो है बढ़ता है। पॉल्यूशन बढ़ने का कारण बहुत सारे होते हैं। हम्म। अब जहां तक आप ये नई 10-15 साल की कारों को कर रहे हो, आप ये देखो कि अभी जो है, मेरे ख्याल से 30 मिलियन US डॉलर का जो हमारी कंस्ट्रक्शन है हमारी कारों की, वो होने जा रही है। अभी कुछ साल पहले तक तो लगभग जो है 16-17 मिलियन डॉलर को उसमें आप 85 से जो है गुणा करके रुपए में निकाल लोगे। अब इतनी ज्यादा संख्या में अगर हमारी ग्रोथ हो रही है कारों की, तो अब वो उसको बनाने का रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। अब आप देखिए, जैसे आपने कहा 40 35 40 जो है मिनरल्स जो है, वो उसमें आपका एल्यूमिनियम है, आयरन है, क्रोमियम है, लिथियम है, कितने 40 टाइप के मिनरल लगते हैं। और इनके जो प्लास्टिक है, टोटल कंपाउंड अगर आप करोगे उनके जो है, जो आप बहुत सारी चीजें बनाते हो मिनरल की और इन सब चीजों को एलवाई का मिला करके, वो लगभग 300 होते हैं। इन सब चीजों से जब आप कार को बनाते हो और आप उसको 10 साल में फिर कूड़े में बदल देते हो, तो अब मिनरल कहाँ से आएगा। मिनरल आएगा आपके जंगलों से। क्योंकि भारत में जो जंगल है और जो मिनरल मैप है और जो ट्राइबल मैप है, वो तीनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमको क्या सोचना चाहिए कि जिस तरह से हम 10 और 15 साल की गाड़ियों को एक तरह से इनका
इनको हटा रहे हैं, और बिना किसी पॉल्यूशन की जांच के। तो मेरा तो ये कहना रहेगा कि ये पॉलिसी बिल्कुल अदूरदर्शिता से है और डिक्टेटरशिप वाली है। मैंने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ये इंश्योर करना चाहिए कि कारों में पॉल्यूशन न हो। और जब 3% ही कारों से होता है, तो आप उन्हीं के पीछे क्यों पड़े हो? आप टू व्हीलर के पीछे क्यों नहीं पड़ते हो? सबसे ज्यादा तो टू व्हीलर ही चलते रहते हैं। बोलेंगे साहब ये तो गरीब आदमी का है। इसमें तो हमको, अगर दिल्ली को स्वच्छ रखना है, तो हमको सबसे पहले तो जो इस तरह के पॉल्यूशन हो रहे हैं, पराली जलाने का है, उसको भी उसको भी जो है मैकेनिकल जो हार्वेस्टर वगैरह हैं, इनको बुला करके उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। और दिल्ली में इसका इन्फोर्समेंट ये होना चाहिए कि पॉल्यूशन कौन कार कितना कर रही है, उसका टाइमली आप उसका इन्फोर्समेंट करिए। तो मेरे ख्याल से 10 और 15 साल वाली जो आप जो है जिद छोड़िए, और देश देश की जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको देखते हुए आप एक ऐसी पॉलिसी बनाइए ताकि जो कार पॉल्यूशन नहीं कर रही हैं वो कार चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के ये निर्णय 2014 से लेकर 2018 के बीच का निर्णय है। तब तब की गाड़ियां अलग थी, और अभी जैसे आपने कहा कि अब भारत सिक्स आ गया है, तो भारत सिक्स तो पोल्यूशन कर ही नहीं रहा है। तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको सुप्रीम कोर्ट के पास एसएलपी लेके जाए और सुप्रीम कोर्ट का कहे कि भाई अपना निर्णय आप चेंज करो, अपना निर्णय में संशोधन करो, क्योंकि समय बदल गया है। अभी एआई का जमाना है, अभी एजीआई का जमाना है, अब वो मैकेनिकल जमाना नहीं रहा। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत सरकार को इसमें डट करके ये सब बातें सोचनी चाहिए, लेकिन पहले कोई सोचे तो सही। इसमें तो मैं कह रहा हूँ इन्वायरमेंट मिनिस्टर मिनिस्टर को खुद इसमें आगे आना चाहिए। उनको बोलना चाहिए भाई हमारे हमारे जंगलों के नीचे जो मिनरल हैं उनको इस तरह से दोहन होना चाहिए ताकि उनकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। आप इस तरह से 10 साल में एक 50 लाख रुपए की कार, आजकल तो कारें जो है 20 लाख रुपए से कम तो कोई अच्छी कार है ही नहीं, हर आदमी उसी में घूमना चाहता है। तो इस तरह से जो है आप सही कह रहे हो कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि इसमें अब जो है आज स्थिति दूसरी है। भारत भारत सिक्स आ गया है, शायद इसके बाद कोई और ऊपर आए। लेकिन आप ये देखो कि अब मैं तो ये कह रहा हूं कि कारों का पोल्यूशन तो 3% है। आप बाकी के लिए क्या कर रहे हो? बाकी बाकी भी तो आपके पास डाटा पड़ा हुआ है ना, उसको देखो ना आप। बिल्कुल। मुझे एक ये चीज तो सारे जंगल खत्म हो जाएंगे इस तरह से अगर आपने वो किया। अगर जंगल खत्म हो गए तो पानी खत्म होगा, पानी खत्म हो गए तो बाढ़ें आएंगी, क्योंकि पानी नीचे नहीं जाएगा। और जब पानी खत्म होगा तो एग्रीकल्चर भी खत्म होगा, बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी। तो देश की जो अखंडता है, इसको बोलते हैं आपका शारीरिक अखंडता बहुत खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल। तो इसका इसका सोल्यूशन क्या है, फ्यूचर क्या है? क्योंकि अगर आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो आपके बैटरी से चल रहे हैं, तो बैटरी के कारण आने वाले दिनों में एक और समस्या खड़ी होने वाली है कि ई वेस्ट इतना हो जाएगा कि आपका उसको कहाँ ठिकाने लगाएंगे, वो प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरी अभी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर आर के कोटनाला, उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने एक हाइड्रिक इलेक्ट्रिक सेल निकाला, यानी केवल मिट्टी से बनता है, उसमें केवल पानी इस्तेमाल होता है, और उससे जो वेस्टेज के रूप में भी पानी ही निकलता है, कोई पोल्यूशन नहीं है। तो क्या हमें अल्टीमेटली जो हाइड्रोजन फ्यूल है उस तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जो भी आप, मैं भी यही कहता हूं कि अब नई टेक्नोलॉजियां आ गई हैं हाइड्रोजन फ्यूल के अलावा। अभी मैंने एक बेंगलोर में एक आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने वो ट्वीट भी किया है, मैं आपको भी उसको फॉरवर्ड करूंगा। आर्ट ऑफ लिविंग में एक महेश नाम के एक यंग एंटरप्रेन्योर, यंग लड़के ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो बहुत सस्ते में 2 ढाई 3 हजार रुपए में वो आधे लीटर पानी से वो चूल्हा जलाती है। आग उससे उत्पन्न हो रही है, और वो आधा लीटर पानी 6 महीने तक कर सकता है। तो इस तरह के जो इनोवेशन अभी अभी हुए हैं, मैंने 3 4 दिन पहले देखे हैं। हम्म। तो अब आपको तो घरों में रसोई गैस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से कुछ किया भी है, इन्होंने हाइड्रोजन पे किया भी है। लेकिन जिस आगे की रणनीति से ये काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल की तो प्रॉब्लम आपको हमेशा रहेगी ही रहेगी। और हमारे यहाँ मॉनिटरिंग नहीं होती है।
इतना बड़ा कंट्री है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। 2047 में हम जब कह रहे हैं कि हम विकसित देश बन जाएंगे, तो बताओ कितनी कार। आज तो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है ही नहीं। देहरादून में तो ये हालत हो गई है कि आप जो है 1 किलोमीटर जो है 1-2 घंटे में जा रहे हो। मसूरी जाने वाले लोग जो है पूरे देहरादून के राजपुर रोड से लेकर के मसूरी तक जो है बिल्कुल घंटों घंटों जो है जाम में पड़े रहते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, हमारे नेताओं को। जी, एक चीज और बताइए। सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये इस तरह के फिएट जारी करने से तो कुछ होगा नहीं। जी। मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। 10 साल की कारों के पीछे पड़ जाओ, आप उस कार को देखो ना कि वो कितना पोल्यूशन कर रही है। मेरे को खुद एक अपनी एस क्रॉस को डीजल की थी, उसको मेरे को छोड़ना पड़ा 7.5-8 साल में, कि मैंने सोचा अब ये कोई आएगा। अब वो बिल्कुल कोई पॉल्यूशन ही नहीं करती थी वो। हाँ, तो ये सब चीजें हमें देश काल और परिस्थिति के अनुसार, दिमाग के अनुसार यूज करनी चाहिए, न कि एक ऑर्डर दे दिया करो, सब लोग सोए रहते हैं, सब जो है वो भेड़ बकरी की तरह उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। मुझे एक चीज बताइए और चलो, कि अच्छा है कि दिल्ली दिल्ली सरकार का जो पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने थोड़ा संज्ञान लिया, तो अभी उन्होंने ये वो कर दिया। पर ये सारी पॉलिसी जो है होलिस्टिक होनी चाहिए। आपको करना क्या है, वो सब सब चीजों को, टेक्नोलॉजी है और किस किस जगह में किस चीज की जरूरत है, वो सारे देश में आपने ये लगा दिया कि भाई 10 साल में चला जाएगा। क्या है उसका उसका बेसिस क्या है 10 साल का? वाई नॉट 20 साल? हाँ, भाई पॉल्यूशन ही तो है ना उसको। पॉल्यूशन के लिए आप उसको मॉनिटरिंग करो उसको। हम मॉनिटरिंग तुम करोगे। आप देखो। हाँ, जो गाड़ी पोल्यूशन कर रही है उसको हटाओ, जो गाड़ी पोल्यूशन नहीं कर रही है उसको हाँ, रखो। उसको हटाओ। हाँ, वही तो कर रहा हूँ। ये आपको जो गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है उसको हटाओ, डेफिनेटली उसको हटाओ। और हाँ, इसमें तो नई गाड़ियां भी हो सकती हैं। बहुत सारे लोग जो है गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं करते हैं, उठा करके वो जो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर होते हैं वहां न जा करके कि थोड़ा पैसे बच जाएंगे, वो सड़कों में बैठे रहते हैं, उनके पास ले जाते हैं गाड़ी का, ऐसे भी नाश हो जाता है। बिल्कुल। तो मुझे एक चीज बताइए, जो जैसे आपने कहा कि लाखों लाखों गाड़ियां हर साल बनती हैं और हमारी जो इकोनॉमी में गाड़ी बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, इनकी जीडीपी में एक रोल है, 7-8% के आसपास है। तो ऐसा आपको लग रहा है कि क्या जो ये गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी लॉबी भी काम कर रही है, कि जो सरकार पर दबाव डाल रही है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस तरह से मुकदमाबाजी की कि उनकी गाड़ियां बनती रहें, अगर ये 10 साल से यस, ज्यादा गाड़ियां चलेंगी ये तभी रोल हो यही सकता तो है रीजन, और क्या है भाई। हमारे देश में एक प्रॉफिट कमाने का एक ऐसा धंधा है जो कि ये नहीं देखता है कि हम अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनको तो है, हाँ आज हमारा इतना होगा, हम इतना रेवेन्यू दे रहे हैं। अच्छा, फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी होता है कि हमारा इतना जीएसटी आ जाएगा, इतनी कारें हो गई हैं, हर साल इतनी कारें आ रही हैं। भाई आप ये देखो कि वो जो कारें आ रही हैं, जो रोड से क्या कोई कार बाहर भी जा रही है? अगर बाहर बाहर जाने का आपने ये 10 साल का क्राइटेरिया निकाला है, तो उसमें आप एकदम ये भी तो देखो कि कौन सी कार पोल्यूशन कर रही है, किसको बाहर निकालना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे ऑटोज हैं, बहुत सारे ट्रक ऐसे ही चल रहे हैं। तो इसमें एक होलिस्टिक पॉलिसी बननी चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। है। जी। तो अब आप ये बताइए कि जो पब्लिक का एक मूड है, पब्लिक का मूड क्या है कि जो मैंने कार ली है, मैंने लोन से ली है, वो लोन मेरा 5 साल, 6 साल, 7 साल, जैसे जैसे जिसकी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से लोन लेता है। अब उसकी कार अगर 10 साल में चलेगी, मान जाए उसने लोन लिया 7 साल का और 10 साल में उसको कार छोड़नी पड़े, वो कहाँ जाएगा? उसके सामने भी एक और समस्या खड़ी हो रही है। ऐसे लोगों को, उनको गवर्नमेंट को कोई इंसेंटिव देना चाहिए। दूसरा ये है कि जहां पर ऐसी गाड़ियां जो कि काफी पॉल्यूट कर रही हैं, उनको भी किसी ऐसे स्थान में वो गाड़ियां चल सकती हैं जहाँ पर कि बहुत कम पॉल्यूशन है, बहुत इंटीरियर एरिया में है, वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी नहीं है, पर रोड वगैरह सब ठीक है। वहाँ ले जाकर के लोगों को इंसेंटिव किया जाए, जी। उनको अच्छा। इंसेंटिवाइज किया जाए, क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही बोलता है कि आपके पास जो भी रिसोर्स है उसका नाप तोल करके यूज करो, और कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। आज के जमाने में कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जो सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी लाई है उससे आप कितना सहमत है? क्योंकि स्क्रैप पॉलिसी में है कि अगर आप पुरानी गाड़ी देंगे तो उसपे आपको रजिस्ट्रेशन में इतना आपको उसमें रिबेट मिलेगा, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो उसपे आपको इतना छूट मिलेगी।
लेकिन उससे आपको लगता है कि वो जो है कारगर स्कीम है ये? देखिए, वो इतनी कारगर स्कीम नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूं कि इस टाइप की स्कीम को, देखिए, एक तो उसमें स्क्रैप की वैल्यू बहुत कम ये लोग कर रहे हैं, क्या करते हैं, मतलब बहुत ही कम है। और दूसरी बात ये, अगर आपने स्क्रैच की वैल्यू माना, आपने एक कार की वैल्यू बोल दिया भाई, अगर ये कार 12-14 लाख रुपए की थी, तो हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे, 2.5 लाख रुपए दे देंगे, तो उससे क्या होगा, कई लोग ये इंसेंटिवाइज करेंगे कि साहब इसको 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 फेंक दो और दूसरी कार ले लो। तो इससे कारों की बिक्री ही बढ़ेगी। पर मेरा कहने का मतलब है कि स्क्रैप, अगर जो स्क्रैप वाली जो पॉलिसी है, उसमें मैं उसका अपोज इसलिए नहीं करूंगा कि जो कार बेकार होगी उसको तो उठाना ही पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि स्क्रैप के बजाय आप मॉनिटरिंग का ऑर्गेनाइजेशन को अपना स्ट्रेंथ कीजिए। हमारे इतने इतने बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं। आप पोल्यूशन का चक जो है बहुत ढंग से होना चाहिए, दूसरी जो मेंटेनेंस जो है गाड़ी की वो बहुत ढंग से होनी चाहिए, और बाकी जो और जो पोल्यूशन कर रहे हैं, कार तो केवल 3% है, मैं तो कहूँगा ट्रकों का क्या होता है। हाँ। और जो कमर्शियल व्हीकल हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल का तो 1 या 2% ही है दिल्ली के पॉपुलेशन में कंट्रोल, तो उनको क्यों आप 10 साल में ले जाओगे। वो बेचारा कहाँ से, कोई जो लाइट मोटर व्हीकल वाला जो होता है कमर्शियल, वो तो अपने लोन लेके ही करता है, वो 10 साल में अगर आप उसको बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा। तो इन सब चीज़ों में ये अदूरदर्शिता का कारण हो रहा है, और इसको जल्दी, जितनी सी जल्दी जल्दी है, इस तरह की जो कमेटी इन्होंने बना रखी है, बुढ़े बुढ़े लोग उसमें रखे हुए हैं, उनको बोलो, उनको तो बैठिए, अब आप जाइए घर में जाइए, फिर किसी और लोगों को लाइए, और इसमें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को जो है आगे आकर के देश को इसमें नेतृत्व करना चाहिए, और ठीक ढंग से नेतृत्व करना चाहिए, ताकि देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो है निर्णय लिए जाए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक सवाल और बताइए कि ये तो हमारा जो मामला है कि आप गाड़ियों को रोक रहे हैं कि पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। लेकिन जो रूस ने यूक्रेन पर जितने मिसाइल दाग दिए हैं, जितने बम फोड़ दिए हैं, और या अभी जो इसराइल गाजा पर कर रहा है, या अभी ईरान के खिलाफ किया, उससे इतनी बड़ी मात्रा में पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो एक्चुअल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो इनके कारण हो रही है। वहां किसी का ध्यान नहीं है, वहां इनको कोई रोक नहीं रहा है। बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, यूक्रेन में कितने 2 साल होने वाले हैं, और अभी गाजा में और ईरान में जो हुआ है, वो सारा पोल्यूशन आ रहा है, इधर आ रहा है। हम्म। वो वो जो 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 भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो इस तरह की जो बारिशें हो रही हैं, और इस तरह से जो सब जगह फैल रहा है, वो तो एक इंटरनेशनल लेवल में, द प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है, यूनाइटेड नेशन तो कंप्लीटली फेल हो चुका है, कंप्लीटली इट इज ए फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें 2-4 कंट्री हैं, अमेरिका है उसके साथ आगे पीछे, उसके पीछे लगू, और इन लोगों का जो है, इन लोगों के लिए जो है बन गया है। अब आप देखो ना, पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब वो अस्थायी मेंबर है, उसको उसका चेयरमैन बना दिया है, जो एंटी टेररिस्ट है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है। जो सर्विस और करते खुद हैं आतंकवादियों को। उनके आर्मी वाले जो है, उनके जनरल उनके जनाजे में जा रहे हैं। तो बिल्कुल। इस तरह की बातें तो हैं ही। अब क्या करोगे आप ये। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो हमारा इंडिया का जो कल्चर है ना, जो सनातन धर्म का जो कल्चर है, इसमें मैं कोई एक धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ। कल्चरल इंटीग्रिटी जो है ह्यूमन बीइंग की, वो एक तरह से जो है खत्म हो रही है आज के इस मेटेरियलिस्टिक युग में। तो इसी में पावर के चक्कर में एक दूसरे को जो है लोग बाग, ह्यूमैनिटी का जो कोर है उसको खोते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है, चूंकि ये पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है और आपका तो ये विषय रहा है कि एक तरफ हम ये पर्यावरण बचाने की बात करें, जैसे अभी आपने भी कहा कि जो हमारा जंगल है, जो हमारे मिनरल्स हैं, उनके मैप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, या जहाँ वो ट्राइबल एरिया है, जहाँ बस्तियां, उनके नीचे ही मिनरल्स हैं। अभी पर्यावरण मंत्रालय और जो हमारा जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है कि ट्राइबल अफेयर्स जो उनके राइट्स हैं, उनके लिए उनको जमीन दी जा रही है। एक कट ऑफ लिस्ट होनी चाहिए, वो 2007-8 की होनी चाहिए, लेकिन साथ उसमें भी विवाद है। पर्यावरण मंत्रालय कह रहा है कि भाई ज्यादा जमीन मत बांटो, आप ज्यादा उनके अधिकार मत दो। लेकिन ट्राइबल मिनिस्ट्री कह रही है, क्योंकि इसमें जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं वो खुद ही ट्राइबल हैं और वो झारखंड से आते हैं, तो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, निश्चित तौर पे होना भी चाहिए। तो उन्होंने वो फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो हमारे ट्राइबल्स हैं, हमारे जो वनवासी हैं,
उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने चाहिए, यानी उनको ज्यादा से ज्यादा जमीन दो। तो ये जंगल तो श्रिंक हो जाएंगे, इस पर आपने तो बड़ी स्टडी की है। ये तो मैं कितने आर्टिकल लिख चुका हूँ, और अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल ये लिखा था कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने एक फ्रैंकेस्टाइन, एक राक्षस तैयार कर रहे हैं ये। हाँ, एक्चुअली देखिए, आप अगर इसी इसी वीडियो में इसको करना है तो मैं आगे बात करता हूँ, ना तो इसमें तो एक सेपरेट वीडियो हो तो सकता ऐसे है। ही करेंगे हम, इस पे एक सेपरेट ब्यूरो बनाते हैं। सेपरेट वीडियो बनाइए, क्योंकि ये एक बहुत पेचीदा स्ट्रक्चर है, पर इतना जरूर है हम्म। कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का मैं भी पहले सपोर्ट करता था कि इसमें जिनके साथ इंजस्टिस हुआ है बहुत कम थे। मैं, मेरे से ज्यादा ही कोई जानता नहीं है। मैं उस जमाने में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट था, और मुझे पता है कि किस स्टेट में कितने लोग लोग बैठे हुए थे 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बाद। पर उसके बाद ये लोगों ने इसको टूल बना दिया है, और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को ये लगता है कि उनको एक पावर गेम हो गया कि कैसे फॉरेस्ट पे कंट्रोल करो, इसको बांटते चले जाओ विदाउट एनी लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। कम से कम एप्लीकेशन की तो लास्ट डेट होनी चाहिए उसमें। हर जगह इनक्रोचमेंट हुए जा रहे हैं। आप इनसे बोलिए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री से कि चाहे इन्होंने जो लेटर लिखा है वो एक अपॉर्चुनिटी है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के लिए बिल्कुल। कि उनके उनको दिया जाए ये बात। पर ये तो प्राइम मिनिस्टर और हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए। पर खैर, इसमें हम अलग से बात कर अलग सकते हैं। अलग से बात करते हैं। तो आज हमारा, हम इसी पे इसको केंद्रित करते हैं कि जो हमारा दिल्ली में प्रदूषण है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली से ही हटाई जाएगी, दिल्ली एनसीआर से। और ये गाड़ियां जहां दूसरे शहर में जाएगी वो वहां पोल्यूशन करेंगे, अगर आप ये पोल्यूशन कर रहे हैं तो। जब टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो टेक्नोलॉजी में जब गाड़ियां प्रदूषण नहीं कर रही हैं, तो उनका सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रिव्यू के लिए डालना चाहिए। और एनजीटी में भी डालना चाहिए कि जो आपने अपना निर्णय दिया है उसको आप रिव्यू करिए। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब, आपने जो बात की है उससे हमारी जो दर्शक हैं, हमारी जो नीति निर्धारक हैं, जो हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो मंत्री हैं, उनको जरूर फायदा होगा। और जरूर सोचेंगे कि थैंक कैसे हम पर्यावरण को भी बचाएं, दोनों पर्यावरण को बचाएं, इन गाड़ियों के कारण होने वाले जो प्रदूषण है उससे बचाया जाए, और जो मिनरल्स हम जंगलों को काट के मिनरल्स निकाल लें उससे भी बचाया जाए। आपने बात की डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम थैंक यू आपसे थैंक बात यू थैंक यू।